नमस्कार। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर आपके पसंदीदा शो के साथ, जिसका नाम है न्यूज पंच और मैं हूं आंचल गुलाटी। इस कार्यक्रम के जरिए हम उन खबरों पर डालते हैं पैनी नजर और तथ्य और सत्य के साथ उन खबरों के हर रूबरू से आपको करवाते हैं उसकी पहचान। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार जो देश का सबसे पुराना लोकतंत्र है और शक्तिशाली देश कहता है, वहां पर कैसे टेरर अटैक हुआ है। इस पूरी खबर पर जानेंगे हम तमाम अहम पॉइंट्स विस्तार के साथ। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो लगातार वहां पर टेंशन बरकरार है एसआईआर को लेकर, क्योंकि एक ऐसा खुलासा हुआ है, वो खुलासा भी चुनाव आयोग ने किया है। क्या है वो खुलासा जिसकी वजह से टीएमसी अब हैरान परेशान घूम रही है। और वहीं अगर मौसम की गतिविधियों की बात की जाए तो सैन्यार्ड से अलर्ट होना पड़ेगा। डरने की बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अगर सावधानी बरतेंगे तो वही आपका सबसे बड़ा साथी है। इन तीन प्रमुख टॉप लाइंस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम अमेरिका को लेकर। अब अमेरिका एक बार फिर गोलीबारी का मामला वहां सामने आया और राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई। नेशनल गार्ड के जो 2 सदस्य हैं उन्हें गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर है। अब मामले पर जो एफबीआई के निदेशक हैं काश पटेल और वॉशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोसर ने यह साफ कहा कि गार्ड के सदस्यों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसे आतंकी अटैक माना जा रहा है, जिसकी वजह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चिंता और बढ़ गई है। गोलीबारी को लेकर लगातार कई खबरें आती हैं अमेरिका से, और अब तो ये व्हाइट हाउस के पास हुआ, जहां नेशनल गार्ड जो हैं उन्हें गोली लगी है। तफसील से ग्राफिक्स के जरिए अब इस पूरे मामले का लबोलबाब समझते हैं। कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले कि वॉशिंगटन डीसी में जब ये फायरिंग हुई और ट्रंप ने इसे कैसे आतंकी हमला बताया। आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं कि कहां पर ये फायरिंग हुई। आप वहां पर तमाम जो एफबीआई ऑफिशियल्स हैं उन्हें देख सकते हैं, और उसके साथ ही कैसे इसे आतंकी हमला करार दिया है ट्रंप प्रशासन ने। नेशनल गार्ड्स को गोली लगी और गोलीबारी को लेकर हमने देखा है कि अमेरिका हमेशा इस से त्रस्त नजर आया है, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसे अमेरिका में एक टेरर अटैक माना गया है। और अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है और व्हाइट हाउस के तो अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। जैसा कि हम बता रहे हैं, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास जो ट्रंप के आवास से महज कुछ दूरी पर इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। गोलीबारी में भी अगर देखें तो कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं। 3 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल गार्ड के 2 सदस्य, नेशनल गार्ड उस तरह से जैसे हमारे यहाँ एनएसजी कमांडोज होते हैं, ऐसे वहां नेशनल गार्ड की व्यवस्था है। उन्हें गोली लगी और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें जो घायल हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। व्हाइट हाउस से करीबन सिर्फ 1 ब्लॉक दूर ये गोलीबारी हुई और लगातार ये नेशनल गार्ड्स जो हैं वो व्हाइट हाउस के पास गश्त लगा रहे थे। और इसका अगर हम समय देखें तो स्थानीय समय अनुसार बुधवार दोपहर 2:30 बजे की घटना ये बताई जा रही है, और घटना के बाद से पुलिस ने पूरे इलाके को उसकी घेराबंदी की और गोलीबारी के बाद अगर देखा जाए तो गिरफ्तारी की गई है और संदिग्ध को लेकर लगातार पूछताछ जारी है। तो ये हमें लबोलबाब आपको बताया पूरे मामले का, लेकिन आइए अब ट्रंप प्रशासन इसे आतंकी हमला क्यों करार दे रहा है, आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रपति ने घटना को बताया कि यह आतंकी हमला है और साथ ही साथ इसमें 500 और भेजने का ऑर्डर दिया गया। कैसे, यानी कि इस कृत्य को अब बुराई, नफरत और आतंक के काम के तौर पर परिभाषित किया है जो ट्रंप प्रशासन है। गोली मारने वाले को साफ तौर पर 2 टूक कड़ा संदेश है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कि गोली मारने वाले को बड़ी कीमत
चुकानी पड़ेगी, यानी कि करारा जवाब दिया जाएगा। 2021 यानी अगर कुछ साल पहले पीछे जाएं तो अफगानिस्तान से आया था संदिग्ध। अफगान जो इमिग्रेंट्स है उसकी समस्या से लगातार अमेरिका जूझ रहा है और फिर से जो अगर हम कहें तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और ट्रंप का यह मानना है कि बाइडेन शासन के दौरान अफगान इमिग्रेंट्स का आना बहुत आसान हो गया था जब हम अमेरिका की बात करते हैं, और इसीलिए इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर बहुत सख्त है ट्रंप। अब आइए अब आपको सुनवाते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है इस पूरे मसले को लेकर। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021. We will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice. अब क्योंकि नेशनल गार्ड्स को गोली लगी है और नेशनल गार्ड्स की जो तैनाती है उसको लेकर भी कई विवादास्पद बयान आते रहे हैं जब हम अमेरिका की बात करते हैं। आखिरकार एनजी यानी कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर विवाद क्यों है? तो वॉशिंगटन में जो नेशनल गार्ड्स हैं, अगर हम उनकी तैनाती की बात करें तो ये विवादास्पद रहा, क्योंकि अगस्त में ट्रंप के आदेश पर ही नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई थी। वहीं जो वॉशिंगटन डीसी है वहां पर जो बढ़ता क्राइम ग्राफ है, यानी जो क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, उसका हवाला देते हुए और पहले ये कहा कि भाई अपराध घट रहे हैं, इसके आंकड़ों को भी सामने लाया गया तो दरकिनार की गई इसकी तैनाती की बात। और वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अगर हम कहें तो ट्रंप के इस फैसले पर विरोध जताया था कि आखिरकार नेशनल गार्ड्स की जरूरत है क्या। वहीं डीसी से जो मेयर हैं म्यूरल बाउजर, उन्होंने भी इसकी आलोचना की थी। नेशनल गार्ड्स के जो जवान हैं उनकी सेवा की अवधि यानी कि उसका जो ड्यूरेशन है उसे दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। आइए इस मामले को अब और तफसील से समझते हैं। हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं चंद्रशेखर जोशी वो जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का इस गोलीबारी को आतंकी घटना करार देना कितना बड़ा संदेश है? देखिए, अमेरिका में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें इस घटना ने और आग में घी डालने का काम किया है। जिस शख्स ने वहां पर गोली चलाई है उसकी पहचान रहमतुल्लाह लखनवाल के रूप में हुई है। 2021 में जब अमेरिकी जो बल हैं वो अफगानिस्तान से वापस आए थे, उस वक्त पे अमेरिका ने कई सारे अफगान नेशनल्स को काबुल से हवाई जहाज़ों में बिठाकर अमेरिका पहुंचाया था। उसी में ये शख्स भी वहां पर अमेरिका पहुंचा था और 2024 में इसने वहां पर शरण के लिए अप्लाई किया था और 2025 में अभी कुछ ही महीने पहले अप्रैल में उसकी जो असाइलम की वहां पर एप्लीकेशन थी उसको मंजूर किया गया और उसके बाद अब ये घटना हो गई है और इस घटना ने एक तरह से वहां पर राजनीति को काफी गर्मा दिया है। उसके बाद जो वहां पर डेवलपमेंट हुए हैं, जो यूएस इमिग्रेशन एजेंसी है उसने जितने भी अफगान नेशनल हैं जिन्होंने शरण के लिए वहां पर आवेदन किया है उसको एकदम से रोक दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जितने भी अफगान नेशनल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अमेरिका आए हैं या उसके बाद अमेरिका आए हैं जिन्होंने शरण के लिए अप्लाई किया है, उनका दोबारा से इंटरव्यू होगा, उसको दोबारा से उनको स्क्रूटनी किया जाएगा। और साथ ही साथ फेडरल गार्ड्स की तैनाती को लेकर के वॉशिंगटन में जो फेडरल गार्ड्स की तैनाती की गई है उसको लेकर के एक फेडरल जज की ओर से एक अभी 2-3 दिन पहले ही एक फैसला आया था जिसमें स्टे कर दिया गया था वहां पर फेडरल गार्ड्स की तैनाती को लेकर के। तो अभी खबर मिल रही है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस घटना को संज्ञान में लेते हुए अपील कोर्ट में चला गया है कि उस जज का जो फैसला है उसको स्टे किया जाए और यहाँ पर फेडरल गार्ड्स की तैनाती रहने दी जाए, क्योंकि इस तरह के हालात बने हुए हैं। 500 और नेशनल गार्ड्स वहां पर भेज दिए गए हैं। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रेसिडेंट ट्रंप की हम बात करें या रिपब्लिकन्स की हम बात करें, वो कहीं ना कहीं जो बाइडेन एरा की इमिग्रेशन पॉलिसी है
उसको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुल मिलाकर इस घटना के बाद अब वहां पर जितने अफगान नेशनल, काफी मात्रा में वहां पर अफगान नेशनल गए थे 2021 के दौरान में, और उसके बाद भी कई गए थे, 2021 के पहले भी वहां पर लेकिन गए थे। चंद्रशेखर, हमने देखा परेशानी वहां पर खड़ी होने वाली। ट्रंप ने जब से अपना प्रशासनिक कार्यभार संभाला है उसके बाद से इमिग्रेशन को लेकर वो बहुत सख्त है, और ऐसे में अफगान इमिग्रेंट्स के मुद्दे से कई वर्षों से जूझ रहा है अमेरिका। देखिए, अफगानिस्तान का जो मामला है, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में तैनात था वहां पर, और 2021 में जब वहां पर तालिबान का शासन आया था उसके बाद आनन फानन में अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था। और उस समय पे हजारों अफगान जो अमेरिकी सैनिकों की या अमेरिका का जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन था अफगानिस्तान में, उनकी जो मदद कर रहे थे, उनको ये लोग हवाई जहाजों में बिठाकर अमेरिका ले गए थे उस वक्त पे। और अमेरिका पहुंचाने के बाद उनकी जो शरण की, असाइलम की जो वहां पर एप्लीकेशन थी, उस पर वहां पर विचार हो रहा है, कई लोगों का विचार हो रहा है। और ये भी एक शख्स था जिसको अभी कुछ ही महीने पहले इसकी जो असाइलम की एप्लीकेशन था उसको मंजूर किया गया। तो ऐसी कई सारी एप्लीकेशन वहां पर और पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी यूएस इमिग्रेशन जो एजेंसी है उसने पूरा अफगान नेशनल्स के लिए इस तरह की जो वहां पर प्रोसेस चल रही थी असाइलम देने की, उसको बिल्कुल रोक दिया है। और इस मामले के बाद कहीं न कहीं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप ने भी एक तरह से संकेत दिया है, और उनके जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बाइडेन के टाइम पे इमिग्रेशन की जो पॉलिसी थी उसी कारण आज अमेरिका को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं कुछ नीतियों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है इस पूरे गोलीबारी की घटना को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जोशी इन तमाम जानकारियों के लिए। और आइए अब बात करते हैं एक बार फिर पश्चिम बंगाल की। अगले साल विधानसभा चुनाव है, और उससे पहले बिहार की तर्ज पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल में भी मतदाता सूची को दुरुस्त और उसे संशोधित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। अब प्रदेश की जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं ममता बनर्जी, वो उसके खिलाफ हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और एसआईआर शुरू होने के बाद एक बड़ा हमने जो अपडेट देखा वो ये है कि कई सारी तादाद में जो लोग हैं वो बांग्लादेश जाते हुए देखे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में करीबन 26 लाख वोटर्स फर्जी निकले, और ये दावा किसी और का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का है। और इसी वजह से अब इस पूरे मसले को लेकर हड़कंप मच गया है, क्योंकि लाखों वोटर्स क्या वोट कर पाएंगे या नहीं, उनके इस मतदान की संवैधानिक प्रक्रिया पर इस वक्त तलवार लटकी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार 26 लाख वोटर्स जो हैं उन पर क्यों तलवार लटकी है, क्योंकि बंगाल में जो मतदाता सूची है उस पर इलेक्शन कमीशन का एक पुख्ता दावा सामने आया। चुनाव आयोग का जो ये दावा है कि 26 लाख वोटर्स फर्जी है, इससे हड़कंप मच गया, क्योंकि 2002 का जो इलेक्टोरल रोल कॉल है, यानी कि जो सूची है जिसकी मैपिंग होती है, वो उससे मेल ही नहीं खा रही, मैच ही नहीं कर रही है। और अब इलेक्शन कमीशन के जो ये आंकड़े हैं वो यकीनन बेचैनी बढ़ा रहे हैं टीएमसी की। आयोग को उस सूची में और कई खामियां मिली। जो मतदाता सूची है उसमें कई ऐसी विसंगतियां नजर आई हैं, अनियमितताएं नजर आई हैं। और राज्य की जो नवीनतम मतदाता सूची से खुलासा ये हुआ है कि 2002 से 2006 के बीच जो ये सूची तैयार की गई उसमें बड़ा अंतर है, यानी कई ऐसी खामियां हैं, लूप होल्स हैं। साथ ही साथ अब इस पूरे मसले को लेकर जो सत्तारूढ़ टीएमसी है उस पर विपक्ष हमलावर है। भाजपा का ममता सरकार पर बड़ा आरोप है कि टीएमसी के इशारे पर ही फर्जी और संदिग्ध नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। अब निर्वाचन आयोग से भी जो भाजपा प्रतिनिधिमंडल है उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने ईसी के जो अधिकारी हैं उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि एसआईआर के दौरान जो मतुआ समुदाय है उसे शामिल करने का अनुरोध किया गया उस ज्ञापन में, जिसमें अब बौद्ध, जैन, अन्य हिंदू समूहों के नाम भी शामिल किए जाएं। पहले चरण में अब तक की जो तमाम अनियमितताएं हुई हैं उसे भी उजागर किया गया। लगातार अब ममता सरकार बीएलओ जो है वहां पर, कई तस्वीरें वहां से सामने आती है, उन पर दबाव बना रही है। और दबाव क्या है कि जो फर्जी और संदिग्ध एंट्रीज हैं, प्रविष्टियां हैं, उन्हें स्वीकार करने का प्रेशर बनाया जा रहा है। यहां तक कि जो कई मृत वोटर्स हैं उन्हें भी सूची में शामिल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब सौरभ दत्ता से पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार
ये पूरा मसला क्या है, फिर इलेक्शन कमीशन के लिहाज से क्या कुछ हो सकता है, उससे ऋषि से बात की जाएगी। सौरभ, 26 चलिए सौरभ से पहले बात करते हैं हम ऋषि हमारे साथ है न्यूज रूम से। ऋषि, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को ये ज्ञापन सौंपा है, इसमें कई ऐसे खुलासे किए गए हैं जो चिंताजनक है और खास तौर पे आने वाले विधानसभा चुनावों पर असर डलना तय है, तो दीदी का परेशान होना भी लाजमी है। देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया की बात करें तो आयोग का सीधा कहना है कि जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण है और जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको मतदाता सूची में शामिल करना और जो अवैध तरीके से सूची में शामिल हुए हैं उनको अलग करना। क्योंकि भारत में जिस तरीके से भारत के नागरिकों का ये अधिकार है कि सिर्फ भारतीयों को ही मतदान का अधिकार मिले, अगर इससे इतर कोई भी ऐसा मतदाता है जो भारतीय नहीं है, उसका अगर मतदाता सूची में नाम है तो ये भारतीयों के साथ भी अन्याय है एक तरीके से, और जो भारत की संप्रभुता है उसके लिए भी एक चुनौती बन जाता है भविष्य के लिए। इस लिहाज से जो चुनाव आयोग की जो एसआईआर की प्रक्रिया है फिलहाल 12 राज्यों में चल रही है और जो रिवीजन की प्रक्रिया है, विशेष एसआईआर नहीं से सिर्फ इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया है, वो असम में भी शुरू हो गई है। अब जहां तक बात करें पश्चिम बंगाल की, तो निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल से जो तमाम खबरें आ रही हैं और जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं वो चिंताजनक हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे अंततोगत्वा जो फाइनल सूची हमें प्राप्त होगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो या किसी भी राज्य से हो, वो प्योर होगी। उसमें वही लोग होंगे जो मतदाता सूची में रहने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी यानी कि अहर्ताएं रखते हों। बिल्कुल। अब ऐसे में 2002-2003 की जो सूची है उसको जो आधार बनाकर फिलहाल जो जिस तरीके से फॉर्म बांटे गए हैं, उसमें एक और चीज़ है कि जो लिंकिंग है वो ऑलरेडी इसमें की जा चुकी है कई जगहों पर, कई राज्यों में बड़ी तादाद में। और कोई भी मतदाता अगर अपनी मतदाता सूची में अगर वो 2003 में है तो उसको किसी भी तरीके के प्रमाण देने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ सूची में से अपना नाम। ये बहुत अहम पॉइंट ऋषि आप बता रहे हैं कि 2003 में ये जिनका 2003 में सूची में नाम है उसे कोई भी प्रमाण पत्र किसी भी तरीके का नहीं देना है, और सिर्फ उसमें जो आपका मतदाता सूची में जो सीरियल नंबर है, जिस आप मतदान केंद्र पर हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र पर हैं, वो पूरी की पूरी अगर डिटेल आप देते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रमाण नहीं देना है, स्वतः ही आपका नाम अगली सूची में शामिल कर लिया जाएगा। जी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उससे कम उम्र के हैं, यानी कि 2003 में आप मतदाता ही नहीं थे, तो आपको अपने पिता की सूची, पिता की स्थिति का बताना है कि वो 2003 में उनका सूची में नाम कहाँ था। फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, पिता या माता का। जी। और अगर उनका भी नाम नहीं है तो आपको अपने दादा का नाम, यानी कि कुल मिलाकर ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें जो भारतीय हैं उनके लिए कोई भी चिंता की बात नहीं है और उनका नाम, आपने बहुत अहम बात कही ऋषि, क्योंकि जो भारतीय हैं उनके लिए चिंता की बात नहीं है, पर जो बांग्लादेशी है उनके लिए चिंता का विषय, वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसी पर बात करते हैं सौरभ के साथ। सौरभ, 26 लाख वोटर्स पर अब ये तलवार लटकना, कह सकते हैं कि जनाबे आली यानी कि ममता दीदी का क्या होगा, और खास तौर पर जिस तरह से जो विसंगतियां सामने आई हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के काम करने के तरीके को लेकर। जी देखिए, 2002 का जो वोटर लिस्ट था, उस 2002 का बंगाल का जो फाइनल वोटर लिस्ट था उसमें 4 करोड़ 58 लाख वोटर्स थे, और 2025 जिसके हिसाब से अभी एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और एनुमरेशन फॉर्म कलेक्शन का काम चल रहा है, उसमें 7 करोड़ 66 लाख से भी ज्यादा वोटर है। तो आप मानिए कि 22 साल में 4 करोड़ 58 लाख से 7 करोड़ 66 लाख का वोटर, ये जो बढ़त हुआ है ना, इसको लेके ही सभी पार्टियों को, विपक्ष को मानना है कि इतना बढ़त हो नहीं सकता। 4 करोड़ 58 लाख से 7 करोड़ 66 लाख, मान लो हर साल जो वोटर रिवीजन होता है वो भी जितना परसेंटेज होता है उसके हिसाब से ये खटक रहा है आंख में कि इतना वोटर्स कहाँ पे आ गए। तो अभी जब एनुमरेशन फॉर्म कलेक्शन का जो प्रोसेस चल रहा था, तो सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तभी सीईओ ने कहा था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से 10 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा, माफ कीजिएगा, 10 लाख से भी ज्यादा अनकलेक्टेबल एनुमरेशन फॉर्म्स हैं। तो वही कल जब और एक बार रिवीजन जो फिगर्स आए तो उसके चलते पता चला कि वो 26 लाख हो गया है अनकलेक्टेबल फॉर्म्स। और इसमें कहा जा रहा है सीईओ ऑफिस की तरफ से, इसमें 4 कैटेगरी है, डेड है, एब्सेंटी है, इसमें शिफ्टेड वोटर्स है
और है फेक वोटर्स। अब कौन कितना है, जैसे कि ऋषि जी ने बताया कि 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा तो बिल्कुल ये चारों बहुत साफ तौर पर चारों एसआईआर होना बहुत जरूरी था पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि ये तमाम विसंगतियां और अनियमितताएं जो रहीं 2002 में वो शायद कभी सामने ही नहीं आ पाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ही समय कम है, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर भी करेंगे चर्चा हमारी तीसरी टॉप लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबर को लेकर। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। ओ, तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत न्यूज पंच में। और आइए बात करते हैं उस खतरे की जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंडरा रहा है। समंदर के भीतर जो मलक्का स्ट्रेट के ऊपर एक गहरा दबाव भी बना रहा है, जो अब चक्रवाती तूफान में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएई ने इसे सैन्यार नाम दिया, जिसका अर्थ होता है शेर। और अब शेर की तरह ये चक्रवाती तूफान आगे बढ़ रहा है, जिससे अंडमान निकोबार द्वीप और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पर भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। कितना खतरनाक है तूफान, इसी पर बात करेंगे। और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि मौसम की मार उत्तर भारत में किस कदर देखने को मिल रही है, क्योंकि पारा अचानक जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है और ठंड भी बढ़ गई है। और मौसम विभाग ने शीतलहर चलने के साथ साथ कोहरा छाने का अलर्ट भी जारी कर दिया। तो सबसे पहले बात, इस चक्रवात जो सैन्यार की हम बात कर रहे हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं तापस, वो इस वक्त जुड़ गए हैं। तापस, सैन्यार यानी कि शेर, इसकी दहाड़ से कितना डरने की जरूरत है? सकता हूं, क्योंकि ये कमजोर हो चुका है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो था, साइक्लोन से ये एक डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया, यानी उसकी जो तीव्रता है वो कम हुई है, लेकिन बावजूद उसके उसकी जो स्पीड है करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है, ये अभी चल रही है। और इसी के चलते कुछ जगह, जैसे कि आपके ये जो तमिलनाडु, नॉर्थ तमिलनाडु हो गया, कोस्टल आंध्र प्रदेश हो गया, पुदुचेरी हो गया, अंडमान कोस्टल आंध्र प्रदेश हो गया, ये जो जगह रायलसीमा, इन सब जगहों पे येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो ये एक वजह है, जो मछुआरे हैं, मछुआरों की जो कॉलोनी है, जो एकदम तटवर्ती इलाकों में रहती है, उनको वहां से निकाल के आगे सुरक्षित स्थानों पे लेके जाया गया है। और जो समुद्र है, समुद्र में भी एक जो वार्निंग है वो दिया गया है। तो ये अहम चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके का पहले अनुमान लगाया जा रहा था, वैसा इसकी तीव्रता जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट आज शाम तक हम एक्सपेक्ट करें कि ये डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन बारिश जो है, ये पूरे जो तटवर्ती इलाके हैं, यहाँ पे बारिश लगातार चलती रहेगी। आचल, तो खास तौर पर बारिश
के साथ साथ तापमान गिरेगा और ठंड की ठिठुरन बढ़ेगी। ऐसे में तमाम जो इससे सटे हुए अगर हम कहें राज्य हैं, अंडमान निकोबार की बात की तो किस तरह से एसओपी तैयार की गई है ताकि जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो? देखिए, एक ठंड वहां पे जो कोस्टल एरिया है वहां पे ठंड इतनी नहीं पड़ती है। एक मॉडरेट क्लाइमेट जैसे कहा जाता है वो है ठंड। अगर हम बात करें तो साथ ही साथ हिंद महासागर में भी 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। ये बड़ी खबर भी हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं और तापस के पास हम वापस जाएंगे और इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विशिष्ट अतिथिगण, स्काई रूट टीम और यहां उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज का दिन हम सभी के लिए, विशेष रूप से पूरी स्काई रूट टीम के लिए अत्यंत गौरवशाली और सम्मानीय है। स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन और विक्रम 1 ऑर्बिटर रॉकेट की अनवीलिंग केवल एक नई फैसिलिटी की शुरुआत या किसी तकनीकी उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उस विजन का साकार होना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री सर आपने दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ाया है। आपका मानना रहा है कि भारत का स्पेस सेक्टर कुछ चुनिंदा संस्थानों का तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसा मंच बने जहां अनगिनत भारतीय युवा, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकें। जब आपने लगभग 3.5 वर्ष पहले इन स्पेस हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया था, तब आपने हमारे लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया था कि स्पेस सेक्टर को डेमोक्रेटाइज किया जाए, प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा दिया जाए और अंतरिक्ष को सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय क्षमताओं को हर उन भारतीयों तक पहुंचाया जाए जो आसमान से आगे सोचने का साहस रखते हैं। आपने उस क्षण को भारत की स्पेस इंडस्ट्री के लिए वॉच दिस स्पेस वाला क्षण कहा था। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज हम एक सशक्त स्पेस टेक इकोसिस्टम का निर्माण कर चुके हैं। यहां 300 से अधिक स्टार्टअप्स उभर कर सामने आए हैं। एक ऐसे ही स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत 2 प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर्स श्री पवन कुमार चंदना और श्री नागा भरत डाका ने की थी। उनका सफर ये दर्शाता है कि जब उद्यमशीलता की भावना, सहायक नीतियां, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस और राष्ट्रीय उद्देश्य एक साथ आते हैं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी संभव हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी उपस्थिति से इस क्षण की गरिमा कई गुना बढ़ गई है। आपके प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए और आपने आज जो समय हमारे लिए निकाला है उसके लिए आपके तहे दिल से आभार। धन्यवाद। अब मैं स्काई रूट के को फाउंडर श्री पवन चंदना से को आमंत्रित करता हूं, वो अभी हमारे अपनी यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएं। Honorable Prime Minister Modi ji, Bharat and I founded Skyroot inspired by your Startup India movement with just one dream: to open space for all. And this dream became possible only after your historic space reforms, which opened up the sector to private players. This created close to 400 startups, more than 4,000 high-tech jobs, and nearly 4,000 crores of investment in just 4 years. In India's space journey, I consider 2 icons define history: Dr. Vikram Sarabhai, who laid the foundation, and Shri Narendra Modi, who unlocked its future. With your reforms and the support of InSpace and ISRO, we successfully launched Vikram S, India's first private rocket, on 18 November 2022. You turned barriers into bridges, red tape into red carpet, and made space accessible to private sector. Today, we are ready with Vikram 1, India's first private commercial rocket, fully designed and built in India.
And with the help of InSpace and ISRO, we plan to launch it in the next 2 months. And with Vikram 1, India will join the top 3 nations where a private company can launch a satellite into orbit. Modi ji, your vision empowers young founders to build boldly for India and for the world. And even sky is no limit under your leadership. And we are confident India will become Viksit Bharat well before 2047. Jai Hind. धन्यवाद पवन। अब मैं भरत से विनम्र करता हूं। Honorable Prime Minister Modi ji, on behalf of Team Skyroot, my sincere gratitude. Your decisive space reforms have unlocked the skies for us to fly. Today, Skyroot generated over 1,000 high-tech jobs, and we will invest over 1,000 crores in the near future to emerge to become one of the very few companies worldwide to achieve rapid and on-demand launch capability. The facility you're inaugurating today, Infinity, is India's largest private rocket factory. And this will allow us to build and integrate one Vikram rocket every month. And these rockets are made of advanced carbon fiber composites and 3D printed engines. We support your national goal of 50 launches a year by 2030, and we assure you Skyroot will be a key driver of that mission. For every entrepreneur in this country, you are the founder of a new India and the architect of Viksit Bharat. Your leadership gives us the confidence, take bold risks and aim higher. We deeply appreciate the constant guidance and support we receive from InSpace and ISRO, who stand with us at every critical milestone. We are genuinely grateful for your time today, Modi ji, and we look forward to your message and your blessings as we take this next step. Thank you, Bharat. May I now request a small video to be played about the Infinity Campus and Vikram 1 rocket. In 2018, an idea was born, a private rocket company from India. 2 young dreamers founded Skyroot Aerospace, driven by an audacious mission to open space for all. Their dream was fueled by a revolutionary reform by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, a reform that enabled Indian startups to aim beyond the sky. And in 2022, enabled by InSpace and ISRO, Skyroot made history. Vikram S, India's first private rocket, was launched to space. And that was just the beginning. Today, they have grown from 2 to over 1,000 space professionals. And now, Skyroot takes another leap. Welcome to Infinity, India's largest private rocket factory that can roll out 1 rocket every month. Spanning 200,000 square feet, Infinity is a space to design, to build, to integrate, and to test. Equipped with advanced environment control manufacturing bays, clean rooms, automated filament winding systems, precision CNC machines, propulsion labs, avionics labs, and more. Here, we realize infinite possibilities. Infinity builds upon the foundation we established with MaxQ, our headquarters and India's first private integrated rocket design and development facility. This is an expansion that will propel India's private space revolution to build rockets at scale, as India aims to reach $44 billion space economy by 2033 and 50 launches per year by 2030, as envisioned by the Honorable Prime Minister. And it all begins with Vikram 1, India's first private commercial rocket, getting ready for a historic launch in early 2026 from Indian soil. Standing as tall as a 7-story building, Vikram 1 is engineered to deploy multiple satellites to Earth's orbit. This is India's first launch vehicle made entirely from carbon fiber. Lighter, stronger, more efficient. Its engines 3D printed. Its booster stage, Kalam 1200, is India's largest privately developed rocket stage. Every component, every system, precision engineered by Team Skyroot. 100% designed and made in India. From a vision to reality, from 2 people to over 1,000, from a small office space to India's largest private rocket factory. Today, we stand at the threshold of history again. We're honored to welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to inaugurate Infinity and reveal the flight-ready Vikram 1 to the world.
a factory fueling the next chapter of India's space journey, a rocket that will open space for all, from India to infinity. This video is a testament to increasing capacity and capability of Indian private sector in advanced aerospace manufacturing and rocket technology. माननीय प्रधानमंत्री जी, अब मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने समक्ष दिए गए बटन को दबाकर इन्फिनिटी कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन करें और विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट को अनवील करें। The rocket unveiling, please. आपके सामने इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का ऑर्बिटल रॉकेट सामने मौजूद है। आदरणीय प्रधानमंत्री सर, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया भारत के उभरते इन संभावनाओं से भरे स्पेस सेक्टर के भविष्य पर अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत करें और हमें अनुग्रहित करें। कैबिनेट में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री टी.जी. भरत जी, इन स्पेस के चेयरमैन श्री पवन गोयनका जी, टीम स्काईरूट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, साथियों, आज देश स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है। आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काईरूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप दोनों नौजवान देश के अनेक यंग स्पेस एंटरप्रेन्योर्स, हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दोनों युवाओं ने खुद पर भरोसा किया। आप रिस्क उठाने में पीछे नहीं रहे और इसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। देश आप पर गौरव कर रहा है, गर्व कर रहा है। साथियों,
भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत सीमित संसाधनों से शुरू हुई थी, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी भी सीमित नहीं रही। वो भी एक जमाना था, एक साइकिल पर रॉकेट का हिस्सा ले जाने से लेकर दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल तक भारत ने सिद्ध किया है कि सपनों की ऊंचाई संसाधन से नहीं, संकल्प से तय होती है। इसरो ने दशकों तक भारत की स्पेस यात्रा को नई उड़ान दी है। क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू, हर प्रकार से भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। साथियों, हम सब जानते हैं कि बदलते हुए इस समय में स्पेस सेक्टर का कितना विस्तार हो रहा है। ये कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, मरीन मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, वेदर प्रिडिक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का आधार बन चुका है। और इसलिए ही हमने भारत के स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए। सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इनोवेशन के लिए ओपन किया। नई स्पेस पॉलिसी तैयार की गई। हमने स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इनोवेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने इन स्पेस की स्थापना की, अपने स्टार्टअप्स के लिए इसरो की फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया। यानी भारत ने बीते 6-7 वर्षों में ही अपने स्पेस सेक्टर को एक ओपन, कोऑपरेटिव और इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। आज के कार्यक्रम में हमें इसी की झलक दिखाई दे रही है और गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। वो हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए। आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं। और इसमें भी खास ये कि हमारे अधिकार और हमारे अधिकतर स्पेस स्टार्टअप्स इसकी शुरुआत बहुत छोटी टीम से हुई है। और मुझे इन सबको पिछले 5-6 साल में लगातार मिलने का अवसर मिला है। कभी 2 लोग, कभी 5 साथी, कभी एक छोटा सा किराए का कमरा। टीम छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन इरादे नई बुलंदी छूने के हैं।
यही वो भावना है जिसने भारत में प्राइवेट स्पेस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। साथियों, आज दुनिया में छोटे सैटेलाइट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लॉन्च फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ रही है। नई नई कंपनियां सैटेलाइट सर्विसेज देने लगी हैं और स्पेस अब एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में जगह बना चुका है। इसलिए आने वाले वर्षों में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी कई गुना बढ़ने वाली है। ये भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट्स बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती हैं और इसलिए हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। साथियों, आज जो बदलाव हम स्पेस सेक्टर में देख रहे हैं वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। भारत के जैन जी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जैन जी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है,
भारत के जैन जी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जैन जी के लिए आदर्श बन सकती है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। एक समय था जब स्टार्टअप का मतलब केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन आज भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों से भी स्टार्टअप निकल रहे हैं। आज देश में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। अनेकों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। साथियों, आज भारत केवल एप्स और सर्विसेज तक सीमित नहीं है। हम अब डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर इनोवेशन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक्स टू जैन जी। आप सेमीकंडक्टर सेक्टर का ही उदाहरण लीजिए। सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, वो भारत के टेक फ्यूचर की नींव को मजबूती दे रहे हैं। आज देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब्स बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। चिप से लेकर सिस्टम तक भारत अब एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन तैयार कर रहा है। ये आत्मनिर्भरता के संकल्प का हिस्सा तो है ही। इससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मजबूत और भरोसेमंद पिलर भी बनेगा। साथियों, रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। साथियों, आने वाला भविष्य कैसा होगा, ये बहुत कुछ आज हो रही रिसर्च पर भी निर्भर करता है। इसलिए हमारी सरकार का बहुत जोर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च के मौके देने पर भी है। हमने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन किया है, जो आधुनिक रिसर्च के लिए यूथ को सपोर्ट करता है। वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन, इससे सभी छात्रों की इंटरनेशनल जर्नल्स तक पहुंच आसान हुई है। 1 लाख करोड़ के रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड से देश भर में युवाओं को बहुत मदद मिलने वाली है। हमने 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब भी खोली है, जो स्टूडेंट्स में रिसर्च और इनोवेशन की भावना जगा रही है। आने वाले दिनों में हम ऐसी 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब बनाने पर काम कर रहे हैं। सरकार के ये प्रयास भारत में नए इनोवेशन की बुनियाद बना रहा है। साथियों, आने वाला समय भारत का है।
भारत के युवाओं का है, भारत के इनोवेशंस का है। कुछ महीने पहले स्पेस डे के अवसर पर मैंने हमारी स्पेस एस्पिरेशंस की चर्चा की थी। हमने तय किया था कि आने वाले 5 वर्षों में भारत अपनी लॉन्च क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हमने ये भी निश्चय किया था कि भारत के स्पेस सेक्टर में 5 नए यूनिकॉर्न तैयार होंगे। स्काईरूट की टीम जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, उससे ये तय है कि भारत अपने हर लक्ष्य हासिल करके रहेगा। साथियों, मैं भारत के हर नौजवान को, हर स्टार्टअप, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर को भरोसा देता हूं। और मेरे नौजवान साथियों, ये मेरी गारंटी है, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर स्काईरूट की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं जो भारत की स्पेस जर्नी को नई गति दे रही है। आइए, धरती हो या फिर अंतरिक्ष, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।